हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर सुनीत मील, असिस्टेंट प्रोफेसर ज्योग्राफी, गवर्नमेंट कॉलेज सुमेरपुर। आज हम लोग जयनारायण व्यास यूनिवर्सिटी के बीए थर्ड ईयर के ज्योग्राफी का जो सिलेबस है और जो पेपर स्कीम है उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। जयनारायण व्यास यूनिवर्सिटी बीए थर्ड ईयर के ज्योग्राफी के अंदर आपके 3 पेपर होते हैं। 2 पेपर थ्योरी के होते हैं और 1 पेपर प्रैक्टिकल का होता है। दोनों जो थ्योरी के पेपर होते हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं इसके अंदर, दोनों थ्योरी के पेपर 75 मार्क्स के होंगे और जो प्रैक्टिकल का पेपर होगा वो 50 मार्क्स का होगा। तो 75 मल्टीप्लाइड टू इजकल टू 150 और एक प्रैक्टिकल 50 नंबर का प्रैक्टिकल होगा। तो इस प्रकार का आपका जो टोटल मार्किंग है वो 200 नंबर की होगी। लेकिन आपको ध्यान रखने वाली जो बात है वो ये है कि जैसे ऊपर लिखा हुआ है, देयर विल बी 2 थ्योरी पेपर्स ऑफ 3 आवर्स ड्यूरेशन कैरिंग 75 मार्क्स ईच। यानी आपके 3-3 घंटे के 2 पेपर्स होंगे थ्योरी के, प्रत्येक पेपर 75 मार्क्स का है। एंड ए प्रैक्टिकल ऑफ 50 मार्क्स, और एक प्रैक्टिकल का पेपर होगा 50 नंबर। कैंडिडेट विल हैव टू पास इन थ्योरी एंड प्रैक्टिकल सेपरेटली। आपको जो ध्यान रखने योग्य बात है, जो हमें स्पेशल रूप से ध्यान देना है, वो ये है कि हमारे को थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों में अलग अलग पास होना है। बहुत से स्टूडेंट्स जो होते हैं उनके माइंड में चीज सेट होती है कि 200 में से हमारे को बेहतर नंबर लेकर आने हैं, यानी 36% से पास होता है तो 72 मार्क्स हमारे टोटल आ जाएंगे तो हम पास हो जाएंगे। ऐसा नहीं, स्पेशल चीज यही ध्यान रखने योग्य है क्योंकि अलग अलग यूनिवर्सिटीज के अलग अलग नियम होते हैं। हमारे यहाँ एक फायदेमंद चीज ये है कि हमारे को दोनों थ्योरी मार्क्स में सम्मिलित रूप से पास होना है। कहने का तात्पर्य ये है कि आपको दोनों थ्योरी मार्क्स में 54 नंबर चाहिए, चाहे आप एक पेपर में ज्यादा नंबर लेकर आ जाओ, दूसरे में ज्यादा नंबर लेकर आ जाओ, लेकिन आपको 54 मार्क्स है वो दोनों पेपर्स में आपको लाने जरूरी हैं। मिनिमम 27 मार्क्स हैं, 30% है तो 75 का 36 जो परसेंट है वो आपका रहेगा 27 और 50 का 36% रहेगा 18। यानी आपको थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों के अंदर अलग अलग पासिंग मार्क्स आपको लाने हैं। थ्योरी में पासिंग मार्क्स हैं आपके 27 और प्रैक्टिकल में है आपके 18। इस चीज का आपको स्पेशल ध्यान रखना है। तो 27 दोनों को मिलाकर के आपको थ्योरी में 54 मार्क्स आपको लेकर अनिवार्य है। यदि इससे कम मार्क्स आएंगे तो आप फेल हो जाएंगे, इस बात का स्पेशल रूप से आप ध्यान रखें। तो बीए थर्ड ईयर के अंदर जो हमारा जयनारायण व्यास यूनिवर्सिटी का जो सिलेबस है उसमें आपके दो थ्योरी के जो पेपर्स हैं, वो एक पेपर है इकोनॉमिक ज्योग्राफी फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर एनवायरमेंट ज्योग्राफी, यानी आर्थिक भूगोल और पर्यावरण भूगोल। ये दो आपके पेपर हैं। पहला पेपर है आपका इकोनॉमिक ज्योग्राफी। तो अपन इस इकोनॉमिक ज्योग्राफी के पेपर के ऊपर थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे कि कितने यूनिट हैं, किस प्रकार का इसमें पेपर आपके आता है और किस प्रकार से हमारे को इसकी स्टडी करनी है, कौन कौन सी किताबें इसके लिए मुख्य रूप से हमारे लिए काम की। तो आप ऊपर देख पा रहे हैं जैसा कि फर्स्ट पेपर है आर्थिक भूगोल इकोनॉमिक ज्योग्राफी। इस इकोनॉमिक ज्योग्राफी में आपके 5 यूनिट्स दी हुई। टोटल जो इकाई हैं कितनी, आपके 5 इकाइयां हैं। जो पहली इकाई है आपकी वो है आर्थिक भूगोल की प्रकृति, क्षेत्र एवं विधियां, आर्थिक संसाधन, उनका वर्गीकरण और संरक्षण, मानव के आधारभूत व्यवसाय, मछली पकड़ना और पशुपालन। ये आपकी पहली इकाई है। देखिए किसी भी बुक के अंदर या किसी भी जो सिलेबस होता है उस सिलेबस के जो फर्स्ट यूनिट्स होती है वो हमेशा उस पूरे सिलेबस को रिप्रेजेंट कर रही होती है। यदि आप पहले चैप्टर देखेंगे तो पहले चैप्टर के अंदर आने वाले जो आपके जितने यूनिट्स हैं या आगे का जितना भी जो सिलेबस होता है वो आपके पहले चैप्टर में समाहित होता है, इंक्लूड होता है। ये एक तरीके से मैं ये कह सकता हूं कि जो हम आगे पढ़ने जा रहे हैं उस आगे का जो सारांश है वो सारांश आपको इस पहले यूनिट के अंदर मिलेगा।
क्या विषय है, उस विषय के अंदर मुख्यतः क्या क्या चीज सम्मिलित है, उसके अंदर परिभाषा, उसका क्षेत्र, उस विषय के अध्ययन की विधियां, ये मुख्यतः उस प्रथम चैप्टर के अंदर सम्मिलित होती है। आप इकोनॉमिक ज्योग्राफी नहीं है, चाहे आप एनवायरमेंटल ज्योग्राफी उठा के देखिए, कोई भी ज्योग्राफी बुक, हिस्ट्री बुक, पॉलिटिकल बुक, कोई भी बुक उठा के देखिए, उस बुक का पहला जो चैप्टर होता है, वो चैप्टर में हमेशा ये चीज होंगी, डेफिनेशन, स्कोप एंड मेथोडोलॉजी ऑफ स्टडी, उसके अध्ययन की विधियां। तो हमारे इस चैप्टर के अंदर भी मुख्यतः ये चीज है, आर्थिक भूगोल की प्रकृति, यानी आर्थिक जो भूगोल है, जो हमारा पेपर है, वो किस प्रकार का पेपर है, उसके अंदर मुख्यतः किस बात का अध्ययन किया जाएगा। क्षेत्र, कौन कौन से विषय जो हैं इस आर्थिक भूगोल के अंदर समाहित किए गए हैं, क्योंकि हर पेपर का और हर विषय का एक निश्चित क्षेत्र होता है। ऐसे तो हम कह सकते हैं कि ज्ञान की कोई सीमा नहीं है, लेकिन फिर भी हमने अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से प्रत्येक जो क्षेत्र है उसको कुछ भागों में हमने डिवाइड कर दिया, ताकि उसका अध्ययन आसानी से हो सके। छोटे छोटे टुकड़ों में जब हम अध्ययन करेंगे तो वो आसानी से उसका अध्ययन करना आसान है। और दूसरा जो भाग है उसमें है आर्थिक संसाधन, उनका वर्गीकरण और संरक्षण। इस प्रथम इकाई को मुख्यतः दो भागों में डिवाइड कर दिया उन्होंने। एक भाग तो इसकी सामान्य बातें, और दूसरे भाग के अंदर उन्होंने आर्थिक जो संसाधन है उनका वर्गीकरण और उनका संरक्षण, यानी आर्थिक जो संसाधन है उनका एक वर्गीकरण होता है, अलग अलग प्रकार के संसाधन होते हैं, उनको अलग अलग ग्रुप में रखा गया है ताकि उनका अध्ययन आसानी से हो सके। और आर्थिक संसाधनों के संरक्षण की तो अब आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में बताने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इस टाइम में पूरे विश्व के अंदर जो एक सबसे ज्वलंत जो मुद्दा है वो संसाधनों का संरक्षण है। इन संसाधनों के संरक्षण से हमारी विभिन्न प्रकार की जलवायु घटनाएं जुड़ी हुई हैं जिनसे पूरा विश्व प्रताड़ित है। उसका अध्ययन हम एनवायरमेंटल ज्योग्राफी में करेंगे। मानव के आधारभूत व्यवसाय मछली पकड़ना और पशुपालन, और दो व्यवसाय इसमें आपके बताए गए हैं, वो है मछली पकड़ना और पशुपालन। जब हम इस इकाई का विस्तृत अध्ययन करेंगे तो हम आपको बताएंगे कि जो मानव के मुख्य व्यवसाय हैं उनको कितने भागों में बांटा गया है, और उसमें से प्रथम जो वर्ग है उस प्रथम वर्ग के दो व्यवसाय हैं, मछली पकड़ना और पशुपालन का। ये दो जो व्यवसाय हैं ये मानव के प्रथम वर्ग के व्यवसाय में शामिल हैं, और इसका अध्ययन हम इकाई फर्स्ट के अंदर करेंगे। तो सेकेंड, दूसरे नंबर की जो इकाई है वो मुख्यतः हमारे कृषि से संबंधित है। कृषि में जो है उसको हम दो भागों में डिवाइडेड कर देते हैं, एक तो निर्वहन कृषि और व्यवसायिक कृषि। एक तो कृषि का वो प्रकार है जो हम अपना पेट पालने के लिए कृषि करते हैं, एक कृषि का वो प्रकार है जिसमें हम आर्थिक फायदे के लिए कृषि करते हैं। तो ये कृषि के दो बड़े वर्ग हैं, निर्वहन कृषि और व्यवसायिक कृषि। इसी कृषि के अंदर उसके बाद में 13 वर्ग किए गए। भटली महोदय ने इन्हीं कृषि के जो दो वर्ग हैं उनको आगे चल करके 13 वर्गों में डिवाइड कर दिया। उन 13 वर्गों में से हमारे पास में जो इसमें अध्ययन नंबर करेंगे वो है व्यापार, गहन और व्यवसायिक अनुत्पादन कृषि, बागानी कृषि या बागाती कृषि, मिश्रित कृषि और दुग्ध व्यवसाय कृषि। इस प्रकार से 6 जो कृषि हैं उन कृषि का अध्ययन हमारे को विस्तृत अध्ययन इसके अंदर करना है। टोटल 13 वर्ग हैं, ये वेटली महोदय ने दिए थे, लेकिन 13 में से हमारे सिलेबस में केवल 6 हैं। और यदि आपने ध्यान दिया हो या आपको याद हो या आपके 12th क्लास में ज्योग्राफी रही हो, तो मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि 12th क्लास के अंदर, 12वीं क्लास के अंदर जो हमारा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान का जो सिलेबस है, या पहले एनसीईआरटी का जो सिलेबस था और अब आने वाले समय में वापस लागू हो रहा है, उस सिलेबस के अंदर भी ये पूरा चैप्टर हमारे 12th क्लास के अंदर पहले से था। तो यदि आपने 12वीं क्लास के अंदर इस चैप्टर का अच्छी तरह से अध्ययन किया है तो उसका फायदा आपको इस पीए फाइनल के पेपर्स में उसका फायदा आपको मिलेगा। दूसरा, इस इकाई 2 के अंदर जो दूसरा क्षेत्र जो हमें दिया गया है वो कृषि उत्पादन है, यानी विभिन्न प्रकार की जो फसलें हैं
उन प्रश्नों के उत्पादन के बारे में हमारे को विस्तृत अध्ययन करना है। कौन से क्षेत्र के अंदर वो फसल का उत्पादन हो रहा है, कौन कौन सी प्राकृतिक पर्यावरणीय दशाएं उस फसल के उत्पादन के लिए अनुकूल हैं, कौन कौन से देशों का उत्पादन में, किसका विपणन में और किसका निर्यात में, कहां कहां पर किस किस देश का स्थान है, इन चीजों का अध्ययन हम लोग इसके अंदर करेंगे। इसके अंदर आपका गेहूं, चावल, मक्का, चाय, कहवा, रबड़, कपास, गन्ना तथा चुकंदर, इन फसलों का जो अध्ययन है, विस्तृत अध्ययन हमारे को करना है। कहने का मतलब है कि इकाई 2 जो है वो आपको 2 भागों में डिवाइड कर दिया। एक भाग के अंदर तो आपको जो विभिन्न प्रकार की कृषि प्रणालियां हैं, जो एग्रीकल्चर सिस्टम है, उसका अध्ययन करना है, और दूसरे के जो भाग है उसके अंदर आपको एग्रीकल्चर प्रोडक्शन या क्रॉप प्रोडक्शन का अध्ययन करना है। तीसरी इकाई है उसमें आपको खनिजों का अध्ययन करना। खनिजों में मुख्यतः लोएस्क, मैंगनीज, तांबा, शक्ति के साधन कोयला, खनिज तेल, जल विद्युत शक्ति और परमाणु शक्ति। ये इकाई भी देखिए 2 भागों में डिवाइड है आपकी। एक में सामान्य खनिज और दूसरे के अंदर शक्ति के साधन, यानी वो खनिज जो ऊर्जा के उत्पादन में काम आते हैं। तो सामान्य के अंदर जो खनिज का अध्ययन हम करेंगे वो लोएस्क सबसे सामान्य खनिज है, सबसे उपयोगी खनिज है और सबका आधारभूत खनिज है। सभी प्रकार की अर्थव्यवस्थाएं, सभी प्रकार के खनिज और सभी प्रकार के जो औद्योगिक उत्पादन है उसका आधार है लोएस्क। मैंगनीज, मैंगनीज का भी लोएस्क के साथ में मिलकर के स्टील उत्पादन में एंजाइम्स के रूप में कई जगह पर आपका मैंगनीज काम आता है। तांबा, तांबा भी एक बहुमूल्य खनिज है। विद्युत उत्पादन के अंदर, इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरणों के अंदर, रक्षा क्षेत्र में, विमानन क्षेत्र के अंदर तांबे का बहुतायत से उपयोग होता है। बहुत कम पाया जाने वाला और एक महंगा खनिज है। शक्ति के साधनों के अंदर अपने को कोयला, खनिज तेल, जल विद्युत शक्ति और परमाणु शक्ति का अध्ययन अपन इसमें करेंगे। कोयला पूरे संसार के अंदर विद्युत शक्ति के उत्पादन में जिस खनिज का सर्वाधिक उपयोग किया जाता है वो कोयला है। भारत देश में तो आज भी 66% जो विद्युत उत्पादन है वो कोयले पर डिपेंड है। लेकिन कोयले के उपयोग से जो विभिन्न प्रकार के इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं, उसके कारण खनिज तेल का उपयोग बढ़ा, लेकिन खनिज तेल के कारण विभिन्न प्रकार की पर्यावरणीय समस्याएं उत्पन्न होने लग गई। तो जल विद्युत शक्ति, परमाणु शक्ति, इनका उपयोग लगातार बढ़ रहा है। जल विद्युत शक्ति एक सर्वाधिक सस्ता और सबसे स्वच्छ ऊर्जा खनिज साधन है, लेकिन क्योंकि जल शक्ति के उत्पादन के लिए जो तकनीकी आवश्यकताएं हैं और जो पूंजी की आवश्यकता है वो बहुत ज़्यादा होती है। इसके कारण बहुत से जो देश है, मुख्यतः मैं इसमें बातें करना चाहूँगा तो यदि भारत की बात करता हूँ तो नॉर्थ ईस्ट जो अपना क्षेत्र है या फिर अफ्रीका जो महाद्वीप है, वो आज भी इसकी संभाव्यता होते हुए भी अपन संपूर्ण जल विद्युत शक्ति का उपयोग नहीं कर पा रहा है, क्योंकि कुछ आर्थिक समस्याएं हैं और कुछ तकनीकी समस्याएं हैं। क्योंकि ये जो क्षेत्र है वो तकनीकी रूप से पिछड़े हैं और जल शक्ति के लिए तकनीक की आवश्यकता होती है। लेकिन फिर भी जल शक्ति एक सबसे सस्ता संसाधन है और सबसे स्वच्छ संसाधन भी है। जो लास्ट है अपना परमाणु शक्ति, जो सबसे नवीन शक्ति का जो साधन है वो परमाणु शक्ति। परमाणु शक्ति के लिए बहुत उच्च लेवल की परिष्कृत टेक्नोलॉजी की आवश्यकता होती है, जो कि सभी देशों के पास में नहीं है। इस कारण परमाणु शक्ति के द्वारा विद्युत उत्पादन जो है कुछ देशों तक सीमित है
ये एक सबसे सस्ता विद्युत का उत्पादन है। सबसे सस्ती जो विद्युत का जो उत्पादन है वो परमाणु शक्ति के अंतर्गत ही है, लेकिन ध्यान देने योग्य बात यह है कि ये सबसे खतरनाक भी है। चाहे चेरनोबिल, रूस के अंदर जो चेरनोबिल परमाणु दुर्घटना थी, जो वर्तमान में आज यूक्रेन में स्थित है, या सुनामी के समय फुकुशिमा जो परमाणु संयंत्र के अंदर जापान के अंदर जो रिसाव हुआ, उसके जो परिणाम है, उन परिणामों के कारण आज परमाणु शक्ति के द्वारा विद्युत उत्पादन के अंतर्गत सर्वाधिक विवाद का विषय है। बहुत से देश हैं, उदाहरणतः जापान, जर्मनी, आने वाले भविष्य में दोनों देशों ने ये डिसीजन ले लिया है कि वो धीरे धीरे परमाणु शक्ति के द्वारा विद्युत उत्पादन घटाएंगे और एक दिन इसका उत्पादन बिल्कुल बंद कर देंगे, क्योंकि इसकी भयावहता जो है वो इतनी अधिक है कि सभी प्रकार की आसानियां होने के बावजूद भी मनुष्य जीवन के लिए सर्वाधिक जो खतरा है वो इसी परमाणु शक्ति के अंतर्गत है, जिसके कारण धीरे धीरे विभिन्न प्रकार के जो देश हैं वो परमाणु शक्ति के द्वारा विद्युत उत्पादन को कम करने की दिशा में कार्य कर रहे हैं। पांचवी जो इकाई है वो है यातायात। यातायात के विभिन्न प्रकार के साधन। तो यातायात के साधनों के बारे में भी हमने 10वीं क्लास के अंदर और 12th क्लास के अंदर दोनों में हमने अध्ययन किया है। यातायात के साधनों के अंदर भी हम मुख्यतः रेल, जल यातायात, या मैं कहूं तो हम ये कह सकते हैं कि हमें यातायात को जलीय यातायात, थलीय यातायात और वायु यातायात, 3 भागों में अपन इसको डिवाइड कर सकते हैं। फिर जलीय यातायात को भी आंतरिक और समुद्रीय जल परिवहन, जो थलीय यातायात है उसको भी सड़क मार्ग, रेल मार्ग, और एक नवीन प्रकार का जो यातायात है वो है पाइपलाइंस। वर्तमान में जो लिक्विड या गैसीय पदार्थ हैं, चाहे प्राकृतिक गैस हो, पेट्रोलियम हो, या जो विभिन्न प्रकार के हमारे खनिज है जैसे लोहा वगैरह, कुछ देशों में अंदर जो लोहा वगैरह हैं उनको भी एक तरल पदार्थों में परिवर्तित करके उनका भी परिवहन जो है वो पाइपलाइन परिवहन के लिए किया जा रहा है। वर्तमान समय में पेट्रोलियम गैस के परिवहन के लिए सबसे सर्वाधिक जो उपयुक्त साधन है यातायात का वो पाइपलाइन परिवहन है। 12 महीने हर मौसम के अंदर सर्वाधिक जो सुविधा युक्त साधन है वो आपका पाइपलाइन परिवहन है। जो वायु परिवहन है उसको भी हम राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय परिवहन के अंदर विभाजित करते हैं। इस प्रकार मुख्यतः जल परिवहन 2 भागों में, थल परिवहन 3 भागों में और वायु परिवहन 2 भागों में विभाजित होता है। कहीं कहीं स्थानों पर या कई बुक्स के अंदर जो आपका पाइपलाइन परिवहन है उसको एक अलग यातायात साधन के रूप में दर्शाया गया है और कुछ के अंदर इसको थल परिवहन का एक भाग बताया गया है। तो इसके अंदर हमें विभिन्न प्रकार के यातायात के साधन, उसको प्रभावित करने वाले कारक, यानी आप जो यातायात के साधन का जो उपयोग करेंगे वो उपयोग कई कारकों के ऊपर निर्भर करेगा। आपके लिए थल उपयुक्त होगा या जल परिवहन उपयुक्त होगा या आपके लिए वायु परिवहन उपयुक्त होगा। वो कुछ ऐसी दशाएं होती हैं, उन दशाओं को ध्यान में रखकर अपनी फैसला करते हैं कि हम जो यात्रा करने जा रहे हैं या माल का जो परिवहन करने जा रहे हैं उसके लिए कौन सा साधन उपयुक्त होगा। दूसरी बात यह है कि किस स्थान पर कौन सा यातायात सुगम होगा, ये वहां की प्राकृतिक, आर्थिक दशाओं के ऊपर निर्भर करेगा। तो इसका विस्तृत अध्ययन अपन 5वीं इकाई के अंतर्गत करेंगे। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के बारे में अपन बात करेंगे। यानी कहने की बात है कि ये जो इकाई है उसको भी 2 भागों में डिवाइड कर दिया गया है, एक यातायात के साधन और एक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। तो व्यापार के भी 2 भाग हैं, राष्ट्रीय व्यापार और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। इसमें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के आधार, व्यापार के अवरोध और विश्व व्यापार के प्रतिरूप। यानी विश्व के जो प्रमुख व्यापार है उस व्यापार, पहली बात है कि व्यापार होता क्यों है, यानी ऐसी कौन सी दशाएं होती है जिसके कारण हमें व्यापार की आवश्यकता पड़ती है। फिर व्यापार का जो सिनेरियो चेंज हो रहा है वो किस प्रकार से चेंज हो रहा है।
अंतर्राष्ट्रीय जो व्यापार है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, उसके मार्ग के मुख्य अवरोध कौन कौन से? पुराने टाइम में तो देखिए जो मुख्य अवरोध होते थे वो अवरोध होते थे प्राकृतिक अवरोध, लेकिन वर्तमान समय के अंदर जिस प्रकार से पूरा संसार प्रगति कर रहा है उसमें प्राकृतिक अवरोध तब खत्म हो गए हैं, लेकिन कई प्रकार के अवरोध अब नए नए पैदा हो रहे हैं। आप चीन और अमेरिका की जो व्यापारिक विवाद है उसको, या भारत और चीन के वर्तमान समय में जो विवाद चल रहा है उस विवाद को देख करके आप सामान्यतः अनुमान लगा सकते हैं कि जो व्यापार है उसमें कई प्रकार के अवरोध हैं। पूरा विश्व संसार जो है वो निर्बाध अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को चालू करने की दिशा में कार्य कर रहा है, लेकिन अभी भी निर्बाध रूप से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को प्रारंभ करना एक बहुत दूर की कोटि है। लेकिन फिर भी संसार के अंदर इसमें लगातार विचार विमर्श चल रहा है। WTO, वर्ल्ड बैंक, IMF जैसी संस्थाएं हैं, ये संस्थाएं प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से लगातार अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देने की दिशा में कार्य कर रही हैं। एक चौथी यूनिट है वो है उद्योग, यानी तीसरी यूनिट में अपन ने खनिज पढ़ा और चौथी यूनिट में अपन ने उद्योग पढ़ेंगे। उद्योगों में लोहा और इस्पात उद्योग, लोहा था, ये लोहा और इस्पात इंडस्ट्रीज है। आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज बेसिक इंडस्ट्रीज कहलाती है। सूती वस्त्र इंडस्ट्री विश्व का सबसे पुराना इंडस्ट्रीज, सबसे ओल्ड इंडस्ट्री, और विश्व में सभी लोगों को सर्वाधिक रोजगार देने वाली इंडस्ट्रीज भी। एक ऐसी इंडस्ट्रीज जिसका स्थानीयकरण एक छोटे से क्षेत्र से, छोटे से गांव से लेकर के और बड़े बड़े शहरों तक है, तो बहुत ही बड़ी इंडस्ट्री है। कागज एवं लुगदी उद्योग, तो ये यूनिट भी दो भागों में है। एक भाग में हम उद्योग पढ़ेंगे और दूसरे भाग में जो विभिन्न देशों के अंदर या कई देशों को अंदर जो एक औद्योगिक क्षेत्र फैले हुए हैं उन औद्योगिक क्षेत्रों के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका का झील क्षेत्र, जो संयुक्त राज्य अमेरिका के अंदर 5 झीलें पाई जाती हैं, उन झीलों के चारों तरफ जो औद्योगिक क्षेत्र विकसित हुआ है उसके बारे में बात करेंगे। जर्मनी का रूर बेसिन, वैसे तो रूर बेसिन कई देशों में है लेकिन इसका मुख्य हिस्सा है वो जर्मनी के अंतर्गत है। जर्मनी के अंदर जो रूर बेसिन है उस रूर बेसिन का अध्ययन अपन करेंगे। और जापान के अंदर विभिन्न जो द्वीप हैं जापान के, वैसे तो बहुत से द्वीप है जापान के अंदर, लेकिन मुख्यतः जापान को 5 भागों में डिवाइड करके द्वीपों के, उन द्वीपों के अंदर मुख्यतः अलग अलग द्वीपों का अंदर अलग अलग प्रकार का औद्योगिक क्षेत्रों का विकास हुआ है। उन औद्योगिक क्षेत्रों के विकास के बारे में, किस क्षेत्र के अंदर किस प्रकार की औद्योगिक इकाइयां कार्यशील हैं, उनके बारे में अपन अध्ययन करेंगे। इस प्रकार जनरल व्यास यूनिवर्सिटी के BA 3rd ईयर के अंदर ज्योग्राफी के अंदर जो फर्स्ट पेपर है आपका आर्थिक भूगोल, उस आर्थिक भूगोल का ये